एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज की स्टडी में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री की बुक का एनसीईआरटी के बुक चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया हुआ था। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो जाके देख सकते हैं। एंड पार्ट नंबर 3 है इस चैप्टर का। तो इस जो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने रिकैप जो था वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे नए नए चेंजेस आए थे मिडिवल पीरियड में। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसमें हम मिडिवल टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, यानी कि ना ज़्यादा एंशिएंट ना ज़्यादा मॉडर्न पीरियड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो मिडिवल पीरियड था इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए थे। ठीक है, यानी कि एंशिएंट से सीधा लोग मॉडर्न में बन गए थे, चेंजेस हुए थे और बहुत ज़्यादा देर टाइम के लिए चेंजेस हुए थे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा साल लग गए थे, सालों लग गए थे, 1000 ईयर्स लग गए थे ये चेंजेस लाने में। इसलिए इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस हुआ 1000 ईयर्स, यानी कि इतने सारे जो चेंजेस हुए मिडिवल टाइम पीरियड में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे ये चेंज लाने में लोगों को एंशिएंट से मॉडर्न बनने में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो भी सेंचुरीज़ के दौरान चेंज हुए हैं। ठीक है, फिर हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेज, यानी कि हिस्टोरियंस जो हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं एंड फिर उसको हिस्ट्री की बुक में नोट डाउन करते हैं, तो उन्हें चीज़ें कैसे पता चलती है कि पास्ट में चीज़ें कैसे हुई होंगी। ठीक है, कौन से उनके सोर्सेज हैं, किन चीज़ों से वो पता लगाता है कि के पास में क्या क्या चीज़ें होंगी। हमने ये भी पढ़ा कि मिडिवल टाइम पीरियड में पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा सस्ता बन गया था एंड दैट्स वाई वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे ज़्यादा अमाउंट पे यूज़ किया जाने लग गया। एंड किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता था वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था कि लोग जो थे, मतलब कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें हम स्क्राइब्स कहते हैं, तो वो क्या करते थे कि वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को लेते थे एंड उसके काफ़ी सारी हाथों से लिख कर कॉपीज़ बनाया करते थे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी, वो भी हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने दो क्रॉनिकलर्स लिखी थी, मतलब उनके क्रॉनिकलर का क्या था, 2 वर्जन थे। ठीक है, पर हिस्टोरियंस को जो पहली वर्जन थी, जो सबसे पहली वर्जन थी, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था, पर बाद में उनको पता चल गया 1960s के बाद। ठीक है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period। यानी कि इधर क्या लिखा है कि जो टाइम पीरियड है, जो कि हम मिडिवल टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, जो कि 700 से 1750 तक का था, तो ये एक बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए। क्यों है बड़ा चैलेंज? वो बड़ा चैलेंज हिस्टोरियंस के लिए इसलिए है क्योंकि मिडिवल टाइम पीरियड को पढ़ते टाइम हिस्टोरियंस को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मिडिवल टाइम पीरियड में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मिडिवल टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नए नए डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजीज़ आई। ठीक है, काफ़ी सारे इन्वेंशन हुए। इसकी वजह से क्या हुआ कि मिडिवल टाइम पीरियड को पढ़ते टाइम हिस्टोरियंस को उसके बारे में जानते टाइम प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि मिडिवल टाइम पीरियड जो है वो कब से लेकर कब तक है, 700 से लेकर 1750 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हमने जाना कि हिस्टोरियंस जो हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है मिडिवल टाइम पीरियड को पढ़ते टाइम। ठीक है, एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पास्ट इन दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड के दौरान, मिडिवल पीरियड के दौरान काफ़ी सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी निकल कर आई हैं। ठीक है, जैसे कौन सी टेक्नोलॉजीज़ निकल के आई हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लर्न करना है आपको। द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के पर्पस के लिए, यानी कि इरिगेशन क्या होता है, प्लांट्स को पानी देना है, यानी कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी देना, प्लांट को पानी देने के प्रोसेस को इरिगेशन कहता है। इसलिए इस चीज़ के लिए, इरिगेशन के पर्पस के लिए क्या इन्वेंशन हुआ है, पर्शियन व्हील का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, पर्शियन व्हील आपको इधर फोटो भी गिवन है, ये नीचे आपको गिवन है। ठीक है, ये जो है ये पर्शियन व्हील है। ठीक है, इसका इन्वेंशन हुआ था मिडिवल टाइम पीरियड में एंड ये किस में यूज़ होता था, इरिगेशन में यूज़ होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा इन्वेंशन, कौन सी टेक्नोलॉजी है, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि वीविंग के पर्पस के लिए, कपड़े वगैरह सिलने बुनने के लिए क्या किया गया, स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन किया गया। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि जब लड़ाई हो, जब दो राज्यों के बीच में, दो राजाओं के बीच में, रूलर्स के, किंग के बीच में, कुछ भी कह लो, उनके बीच में जब लड़ाई होती है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, हथियार, वेपन, वो भी चाहिए। ठीक है, तो फायर आर्म्स का मतलब गन, वेपन वगैरह। ठीक है, और कॉम्बैट का मतलब जब लड़ाई हो। ठीक है, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि ये सारे इन्वेंशन तो हुए स्पिनिंग व्हील, ठीक है, पर्शियन व्हील और फायर आर्म्स का तो टेक्नोलॉजी वगैरह आई ही, पर क्या हुआ साथ ही साथ में नए नए तरीके के, नए नए वैरायटी के खाने भी निकल कर आए और बेवरेजेस यानी कि पीने की आइटम्स भी निकल कर आए।
सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडिया में। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, एंड उसमें जो इंडिया है वो क्या है, सब कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर का कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसलिए तो कैसे कैसे नए नए खाने और बेवरेजेस निकल के आए, पोटैटो, कॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। पोटैटोज़, कॉर्न, चिली, ये तो क्या है कि ये तो फूड है, ठीक है, एंड टी और कॉफ़ी क्या है, बेवरेज है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, यानी कि ये जितने भी सारे इनोवेशंस आए, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ निकल कर आई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु बॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल, यानी कि क्या हुआ कि जो लोग थे जो कि इधर से उधर घूमते रहते थे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि लोग जो थे वो अपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि लोग जो थे वो पहले के टाइम में क्या थे, नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे, एक जगह पे सेटल नहीं होते थे, ओके। तो ऐसे ही जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो क्या होता था कि उन्होंने जैसे वो एक जगह पे रुके थे, ठीक है, तो ये जिस टाइम पीरियड में वो एक जगह पे रुके थे तो उधर उन्होंने काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। फिर उन्होंने किसी दूसरे जगह पे गए होंगे, उधर जाके उन्होंने बताया होगा कि हाँ हमने उधर जब हम गए थे, उस एरिया में जब हम गए थे तो हमने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देखी, तो फिर वो इधर आके उसको थोड़ा और मॉडिफाई और थोड़ा अपने अपने आइडियाज़ डाल के नई नई टेक्नोलॉजीज़ निकल के आती थी, ठीक है। तो इधर ये लिखा है कि ये जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी इसको याद रखना, आप ये बात जो है याद रखना कि जितनी भी नई नई तरीके की क्रॉप्स निकल के आए, टेक्नोलॉजीज़ निकल के आए, इनोवेशन निकल के आए, ये किधर से आए, उन लोगों से आए जो कि अपने आइडियाज़ लेके आते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है कि जो लोग थे यानी कि जो पीपल थे, ठीक है, तो उधर रहते थे, तो क्या था कि उनके नए नए आइडियाज़ निकल कर आते थे। जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया कि ऐसा भी होता था कि लोगों को कहीं दूर, मतलब ये जो चीज़ें थी ना, यानी कि एक जगह पे बैठे बैठे बनाई गई थी, ठीक है, एक कंट्री या सब कॉन्टिनेंट स्टेट में बनाई गई थी, एंड जो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे वो इन चीज़ों को, यानी कि इन आइडियाज़ को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक जगह से दूसरी जगह लाइक घूमते रहते थे, तो फिर वो एक जगह पे ठहरते थे, तो वो दूसरी जगह जाके बताते थे कि हमने उधर ये अच्छी सी चीज़ देखी थी, तो वो अपने एरिया में भी जाके उसको बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही था, ऐसे तो वो चीज़ें जो थी वो फैला करती थी, यानी कि उनका जो आइडिया था पूरे एरिया में फैला करता था। पर वो जो आइडिया है वो बनता कैसे था, यानी ये जो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें निकल के आई, ये किसने बनाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो चीज़ें थी केम अलॉन्ग विद पीपल, यानी कि उन लोगों के साथ ही जो अपने आइडियाज़ जो थे, अपने दूसरे आइडियाज़ जो थे वो लोगों को बताते थे, उनके जो चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी वो उनको बताते थे। एंड लाइक जैसे ये जो सारी चीज़ें, यानी कि एक एरिया में जैसे पर्शियन व्हील एक एरिया में बनाया गया, तो वो बाकी जगह तक कैसे फैला, एक एरिया में पर्शियन व्हील बनाया गया, तो वो लोग जो इधर नोमैडिक थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वो जब दूसरे एरियाज़ में गए तो उन्होंने उधर जाके भी पर्शियन व्हील के बारे में दूसरे लोगों को बताया होगा, इन्फॉर्म किया होगा, एंड उन्होंने भी अपने यहाँ पर पर्शियन व्हील बनाया होगा। तो ऐसे तो चीज़ें फैलती हैं, जो आइडिया हैं वो लार्ज एरिया पे फैला करते हैं, पर जो बनते हैं वो कौन बनाता है, वो तो हम लोग ही बनाते हैं, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट, यानी कि इस रीज़न की वजह से कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, लार्ज एरिया पे वो चीज़ों को बताते थे जाके, ठीक है, नोमैडिक जो थे, ठीक है, और अपने आइडियाज़ उधर से एज वेल लेके भी आते थे, ठीक है। तो क्या था कि ये जो सारी चीज़ें हुई थी, दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चर चेंजेस, यानी कि इसी वजह से ये जो जितनी सारी नई नई चीज़ें निकल के आई, इस वजह से ये जो मिडिवल पीरियड था ये इकोनॉमिक, यानी कि पैसे भी इसमें कम ज़्यादा हुए, ठीक है, इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, पैसे में भी चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, सोशल भी आए, लोगों की लाइफ भी चेंज हुई, कल्चरल चेंजेस भी आए, ठीक है, कल्चर जो था वो उसमें भी चेंजेस आए, लोगों के नए नए ट्रेडिशन, नए नए कल्चर, नए नए रिलीजन निकल के आए, ठीक है। और इन सभी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, इसी बुक में। दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था इसमें ग्रेट मोबिलिटी भी थी। मोबिलिटी का ये मतलब नहीं मोबाइल फ़ोन वाला, मोबिलिटी क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, नोमैडिक, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना मोबिलिटी होता है, ओके। तो इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, तो मिडिवल टाइम पीरियड में काफ़ी लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि बहुत से लोग जो थे इधर से दूसरी जगह घूमते थे, नोमैडिक थे। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी,
यानी कि जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते थे, यानी कि बहुत लंबा रास्ता करा करते थे। किस चीज़ के लिए? अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि उन्हें कोई काम धंधा मिल जाए, उनको कुछ काम करने को मिल जाए जिससे वो अपनी लिविंग कमा सके, अपने पैसे कमा सके, उनको गाय भैंस वगैरह मिल जाए जिससे वो दूध ले सके, वगैरह वगैरह चीज़ों अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, कोई चीज़ उनको मिल जाए जिससे उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। दी सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड दी पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र। अभी देखो कि इधर क्या लिखा है कि जो सब कॉन्टिनेंट था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, उसमें क्या थी? काफ़ी सारी वेल्थ थी, यानी कि बहुत सा पैसा था उसमें, ठीक है, जो अंग्रेज़ बाद में लूट कर चले गए थे, ठीक है। तो क्या था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी वेल्थ थी, वो बहुत वेल्थी था, सोने की चिड़िया बोला जाता था उसको। एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून, यानी कि एंड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, ऐसे मौके थे उनके पास। ठीक है, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौके, ठीक है, उनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, ऐसे मौके थे, कुछ भी कह लो आप, तो उनके पास ऐसे मौके थे जिससे वो अपना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले एंड अपनी ज़िंदगी एकदम पलट जाए उनकी, ठीक है। ऐसी चीज़ें थी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बस लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। इस टाइम पीरियड का जिस ग्रुप ने फ़ायदा उठाया वो कौन थे? राजपूत, ठीक है। एक ऐसे ग्रुप थे, लोगों का ग्रुप था जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया मिडिवल टाइम की। कौन थे वो? राजपूत, ठीक है। राजपूत आपको पता है ना, काफ़ी लोगों का सरनेम भी होता है राजपूत, ठीक है। एंड ये जो राजपूत नेम है वो किधर से निकल के आया? वो राजापुत्रा से निकल के आया, ठीक है। राजापुत्रा का क्या मतलब होता है? द सन ऑफ अ रूलर। इसका जो राजापुत्रा का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द सन ऑफ अ रूलर, यानी कि एक राजा का बेटा, ठीक है, प्रिंस। Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status। अब ये देखो, आपने वर्णा सिस्टम पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। पहले कौन आता है? ब्राह्मण आ जाता है, ठीक है, फिर क्षत्रिय आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता है? वैश्य आ जाता है, फिर शूद्र आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो कास्ट सिस्टम होता है, तो इसमें जो क्षत्रिय कास्ट होती है, तो क्या था कि बिटवीन द 8th and 14th सेंचुरी, यानी कि 8th और 14th सेंचुरी के बीच में क्या था कि ये जो टर्म थी, यानी कि ये जो राजापुत्रा का जो टर्म थी ना, ये जो वर्ड था, ये किधर अप्लाई किया जाता था? उन ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। यानी कि 8th और 14th सेंचुरी के बीच में, यानी कि 8th और 14th सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म थी, यानी कि जो राजपूत वाली जो टर्म थी, जो वर्ड था, वो किन के लिए अप्लाई किया जाता था, किन के लिए यूज़ किया जाता था? वो जनरली, यानी कि यूजुअली उन लोगों के लिए, उन ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए जो जिनके क्षत्रिय कास्ट स्टेटस था। यानी कि पहले कास्ट सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है ना, पहले ब्राह्मणास, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्रास, ठीक है। ये वाला जो कास्ट सिस्टम है, इसमें जो क्षत्रिय होते थे, तो 8th से 14th सेंचुरी के बीच में क्या था कि जो राजपूत वाली जो टर्म थी, वो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जिनकी, यानी कि उन ग्रुप ऑफ लोगों के लिए जो कि वॉरियर्स हैं और उनका क्षत्रिय कास्ट स्टेटस था। वॉरियर्स आप समझते हो ना, लड़ाई में जो वेपन वगैरह लेके जाते हैं उनको वॉरियर कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए राजापुत्रा टर्म यूज़ करी जाती थी, ठीक है, या फिर राजपूत टर्म यूज़ करी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? फिर नेक्स्ट है द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ्टेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि ये जो टर्म थी, ये बस रूलर्स और चीफ्टेंस के लिए ही नहीं थी, यानी कि राजपूत वाले जो टर्म थे वो बस रूलर्स और चीफ्टेंस के लिए नहीं थी, पर सोल्जर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वॉरियर्स जिनकी क्षत्रिय कास्ट स्टेटस थी, उनके लिए अप्लाई किया जाता था ये टर्म। तो क्या था कि ये बस रूलर्स और चीफ्टेंस के लिए नहीं थी, जो राजपूत वाली टर्म थी, सोल्जर्स और कमांडर्स के लिए भी थी, जो कि आर्मीज़ में काम करते थे, जो वॉरियर्स थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरी इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट सोल्जर्स और कमांडर्स जो हैं, जो कि डिफरेंट रूलर्स के लिए सर्व करता है, जो डिफरेंट रूलर्स के लिए काम करता है, उनके लिए ये जो टर्म थी, उनके लिए भी यूज़ करी जाती थी, रूलर्स को और चीफ्टेंस को छोड़ के। Chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards। यानी कि देखो, अब आपने पढ़ा भी होगा कि नहीं, पर
आपने समुद्रगुप्त यानी कि जो 6th क्लास में आपने हिस्ट्री की बुक जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि जो किंग्स होते थे वो क्या कराते थे अपने बारे में, उनके लिए पॉइंट्स रखते थे वो, मतलब अपने दरबार में अपने महल में वो क्या रखते थे, पॉइंट्स को रखते थे जो उनके बारे में गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह कहानी वगैरह कंपोज करते थे, बनाते थे, ठीक है। एंड वो क्या करते थे, जो किंग थे उनको इस चीज़ के पैसे देते थे कि वो उनके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखे, ठीक है, भले ही वो झूठ हो सच हो, पर क्या है कि किंग के बारे में बातें लिखनी है तो अच्छी बातें ही लिखनी है, उसके बारे में बुरी बातें तो लिखनी ही नहीं है, उसके उनको पैसे मिलते थे। तो क्या था कि जो राजपूत के पॉइंट्स थे, यानी कि जो राजपूतों ने जो अपने पॉइंट्स रखवा रखे थे वो क्या कहते थे, वो उन्होंने राजपूत किंग्स को कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि क्या थे कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत वफ़ादार थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यानी कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स में, कि राजपूत जो थे क्या थे, मतलब वो ऐसा समझते थे कि उनको हार नहीं माननी है, ठीक है, वो हार नहीं मानते थे, भले ही उनकी मतलब कि वो बैटल फील्ड में हार जाएं, पर क्या होगा कि वो कभी हार नहीं मानेंगे, यानी कि बैटल फील्ड में वो अपनी जान दे देंगे, पर क्या है कभी हार नहीं मानेंगे, कभी झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो राजपूत जो थे ऐसी जो ये वाली जो चीज़ थी वो फॉलो करते आ रहे थे, ठीक है। तो क्या था कि जो राजपूत ने जो अपने महलों में पॉइंट्स रखवा रखे थे और जो वार्ड्स थे वो क्या कहते थे, राजपूतों को उन्होंने ऐसे डिफ़ाइन कराया हुआ है कि मतलब हमें तो नहीं पता कि वो ऐसे थे या नहीं, पर जैसा हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें इन्फो मिलती है, तो हम उसी के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो क्या था कि राजपूतों के जो पॉइंट्स थे उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ जो है राजपूतों के बारे में लिखी हुई है, राजपूत पॉइंट्स हैं, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज आर also used the opportunities of the age to become politically important। अभी देखो कि आप ये जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, ये जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। अब देखो कि ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें आप पूरी बुक का इंट्रो पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या है जो आपका लास्ट चैप्टर होगा तो उस लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे मराठास के बारे में, सिख्स के बारे में, जाट्स के बारे में, और आप अहोम्स के बारे में पढ़ोगे। अहोम्स ट्राइबल लोग थे, यानी आदिवासी लोग, ठीक है। फिर बाद में वो किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लोग बन गए आप वो भी पढ़ोगे। ट्राइबल्स आपका चैप्टर है 6th चैप्टर आपका ट्राइबल्स वाला, उसमें आपके अहोम्स का अच्छी तरीके से क्लोजर लुक अहोम्स का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको अहोम्स के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये देखो कि ये जो मिडिवल टाइम पीरियड था, मिडिवल टाइम पीरियड में मराठा, सिख्स और जाट्स जो लोग थे, ठीक है, जाट लोग होता है ना, आपने देखा भी होगा, सिख लोग भी होते हैं, मराठा लोग भी होते हैं, ठीक है। तो मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स और कायस्थास कौन है, एक कास्ट है लोगों की, कास्ट है स्क्राइब्स की, स्क्राइब्स यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करता है, ठीक है, कास्ट स्क्राइब्स की और सेक्रेटरीज की, ठीक है, कायस्था, ठीक है, कायस्था स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज की कास्ट है। तो इन सभी लोगों ने, इन सब ग्रुप ऑफ लोगों ने भी इस टाइम का इस मिडिवल पीरियड में जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसका भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, उसको भी अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया, ठीक है। जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनका उन्होंने झट से उसको ग्रैब कर लिया और उसका फ़ायदा उठाया, जैसे राजपूतों ने उठाया, ठीक है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनने के लिए, ओके। यानी कि अच्छी तरीके से मतलब अपना कास्ट स्टेटस जो है एकदम बढ़ाने के लिए एंड क्या है अपने पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बन जाने के लिए, ओके। चलिए अब हमने यहाँ तक जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है, अब इसका जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।